केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 12 एस एस युग्मन तथा एल एल युग्मन को उदाहरण देकर समझाइए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर एल एस युग्मन किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त तंत्र में चक्रण क्वांटम संख्या के स्थान पर परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या एस तथा द्विगांशी क्वांटम संख्या के स्थान पर परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एल का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रभाव में एल तथा एस परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। इस अन्योन्य क्रिया को एल एस युग्मन या रसेल सोंड्रस युग्मन कहते हैं। एल एस युग्मन का प्रयोग तभी किया जाता है जब चक्रण ऑर्बिटल अन्योन्य क्रिया कम होता है। जब चक्रण ऑर्बिटल अन्योन्य क्रिया अधिक होता है तो एक और नवीन युग्मन का जन्म होता है जिसे जे जे युग्मन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल एस युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणुओं या आयनों के मूल अवस्था पद का निर्धारण। एक सभी इलेक्ट्रॉनों के एल वेक्टर एल इक्वल द्विगांशी क्वांटम संख्या स्थिर वैद्युतीय रूप से युग्मन करके परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एल देते हैं। इस एल के विभिन्न मान मुक्त परमाणु या आयन की अवस्था को पूर्णतः परिभाषित करते हैं। एल का मान पूर्णांक में होता है जिसमें शून्य भी सम्मिलित है, अर्थात एल इक्वल 0, 1, 2, 3 आदि। एल के विभिन्न मानों को कैपिटल लेटर द्वारा निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। एल का मान किसी भी पूर्ण भरे हुए एसपीडी कक्षकों के लिए 0 होता है। किसी डी एन विन्यास के लिए एल के मानों को सारणी में दिया गया है। यहाँ डी कक्षकों के लिए एल इक्वल 2 तथा एम इक्वल +2 +1 0 -1 -2 होता है। दो इसी प्रकार सभी एस वेक्टर एस इक्वल चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या संयुक्त होकर परिणामी चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एस देते हैं। एस का मान पूर्णांक या अर्ध पूर्णांक में होता है। एस हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे कक्षकों के लिए एस का मान 0 होता है। 2s+1 मात्रा को एल अवस्थाओं की बहुलता कहते हैं। 3 अंत में एल तथा एस वेक्टर परस्पर युग्मन करके परिणामी वेक्टर जे देते हैं, जिसे परमाणु का परिणामी आंतरिक क्वांटम संख्या या संपूर्ण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं। एल एस युग्मन प्रक्रिया को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। Hey y'all, come look at this. एल एस युग्मन तथा जे जे युग्मन में अंतर। एल एस युग्मन को रसेल सोंड्रस युग्मन भी कहते हैं। किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त तंत्र में द्विगांशी क्वांटम अंक के स्थान पर परिणामी द्विगांशी कोणीय संवेग क्वांटम अंक एल तथा चक्रण क्वांटम अंक के स्थान पर परिणामी चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम अंक एस का प्रयोग किया जाता है। एल तथा एस के चुंबकीय प्रभाव भी आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। यह अन्योन्य क्रिया या युग्मन एल एस युग्मन कहलाता है। जे जे युग्मन कुल कक्षीय कोणीय गति एल तथा कुल चक्रण कोणीय गति एस एक युग्मन योजना जिसे जे जे युग्मन के रूप में जाना जाता है। यह कभी कभी लागू होती है। इस योजना में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एन को उसके कक्षीय कोणीय संवेग एल और उसके चक्रण कोणीय संवेग एस से बना एक कोणीय संवेग जे नियत किया जाता है। कुल कोणीय संवेग जे तब J1 + J2 + J3 का सदिश योग होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रश्न 12 Mn+2 Fe2+ तथा Cr+3 आयनों के लिए एल एस युग्मन के आधार पर मूल अवस्था पद संकेत लिखिए। प्रश्न 13 μs तथा μe मानों में सहसंबंध स्थापित कीजिए। उत्तर μs तथा μe मानों में सहसंबंध। μs केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। μe प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कक्षक चुंबकीय आघूर्ण μl तथा अपने ही अक्ष पर चक्रण के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण μs उत्पन्न होते हैं।
प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में 3 संबंध हैं। एक, जब LS युग्मन होता है तो नवीन क्वांटम अंक जे उत्पन्न होते हैं। मूल अवस्था के जे ऊर्जा स्तर जो LS युग्मन से उत्पन्न होते हैं एक दूसरे के अति निकट होते हैं। इस अवस्था में μe∆f उपरोक्त संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 2, जब LS युग्मन से उत्पन्न जे ऊर्जा स्तर मूल अवस्था में एक दूसरे से बहुत अधिक अंतर रखते हैं तो जे युग्मन होता है। इस समय LS युग्मन प्रभावहीन हो जाता है। μe∆f का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ जे पूर्ण क्वांटम अंक कहलाता है। 3, जब कक्षक चुंबकीय आघूर्ण पूर्ण रूप से दब जाता है या शांत हो जाता है तो कक्षक चुंबकीय आघूर्ण प्रभावहीन हो जाता है। इस समय μe∆f का मान केवल चक्रण मान कहलाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पद संकेत के लिए L का मान 0 होता है। उस समय μe∆f के लिए उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 14, चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक ऑर्बिटल योगदान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डी कक्षक के सभी उपकक्षक समान ऊर्जा रखते हैं। इसे अपभ्रंशन डिजनरेसी कहते हैं। किसी एक उपकक्षक को किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर किसी डिग्री अंश के पश्चात वह अपने समतुल्य कक्षक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान कहते हैं। उदाहरण, डी कक्षक के dx² - y² उपकक्षक को जेट अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर यह 45 अंश के पश्चात अपने समतुल्य dxy उपकक्षक में परिवर्तित हो जाता है। कक्षक संवेग इक्वल 90 समतुल्य कक्षक परिवर्तन के लिए आवश्यक कोण, इसलिए dx² - y² का जेट अक्ष के सापेक्ष कक्षक संवेग इक्वल 90/45 2। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसी प्रकार dxy 45 अंश पर dx² - y² में परिवर्तित हो जाता है, अतः इसका भी कक्षक संवेग जेट अक्ष के सापेक्ष 2 होगा। dx² को जेट अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाए तो वह 90 अंश पर घूमने के पश्चात dyz में परिवर्तित हो जाता है, अतः dx² का कक्षक संवेग 1 होगा। किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण तथा कक्षक गतियों के कारण अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चक्रण तथा कक्षक गतियों के युग्मन की कुल 3 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। 1, चक्रण चक्रण, 2, कक्षक कक्षक तथा 3, चक्रण कक्षक युग्मन। कुछ संकुलों विशेषकर लैंथेनाइडों में उपर्युक्त तीनों प्रकार के युग्मन पाए जाते हैं। इस प्रकार के संकुलों के सैद्धांतिक अनुचुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जहाँ J इक्वल कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या तथा G इक्वल लैंडे विपाटन कारक या चक्रण कक्षक स्थिरांक है। ऐसे संकुल जिनमें चक्रण कक्षक युग्मन का अस्तित्व नहीं है या उपेक्षणीय है परंतु चक्रण तथा कक्षक योगदान का महत्व है, उसके चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ S इक्वल परिणामी चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या तथा L इक्वल परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार संकुलों का चुंबकीय आघूर्ण वास्तविक नहीं आता है क्योंकि वास्तविक कक्षक योगदान कुछ मात्रा में कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संकुल में कक्षक कोणीय संवेग लिगैंडों की उपस्थिति के कारण मुक्त धातु आयन की तुलना में दब जाता है या संकुचित हो जाता है। यह स्थिति उन संकुलों में अधिकतर पाई जाती है जिनमें A या E मूल अवस्था पाया जाता है। A एवं E मूल अवस्था में अष्टफलकीय D3 D4 उच्च चक्रण, D5 उच्च चक्रण, D6 निम्न चक्रण, D7 निम्न चक्रण तथा D8 विन्यास आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के संकुलों जिनमें T मूल अवस्था है उनमें भी कक्षक योगदान लगभग 0 होता है, अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण सूत्र से ही ज्ञात किया जाता है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
अष्टफलकीय संकुलों जिनके प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान पाया जाता है उनके विन्यास निम्नानुसार हैं। उदाहरण CO2+ में T2G5Eg2 विन्यास होता है। इसका केवल चक्रण सूत्र से परिकलित चुंबकीय आघूर्ण 3.87 bm है, जबकि प्रायोगिक या प्रेक्षित मान 4.3 से 5.2 bm आता है। प्रेक्षित मान के अधिक आने के कारण चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान है। इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों विशेषकर लैंथेनाइडों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान पाया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रश्न 15 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। उत्तर 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता। प्रथम संक्रमण श्रेणी अर्थात 3D श्रेणी के धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मान के बराबर होता है, अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण प्रयोगों द्वारा चुंबकीय सुग्राहिता ज्ञात करके या फिर संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके परिकलित करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। डिटरमाइनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी तत्व की भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों का उपयोग करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक Fe3+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 bm तथा Fe2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण 4.9 bm है। Fe3+ में 5 तथा Fe2+ अवस्था में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 तथा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2 संकरण ज्ञात करना। डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 3D धातु आयनों के संकुलों में 2 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, एक आंतरिक कक्षक D2sp3 तथा 2 बाह्य कक्षक sp3d² संकरण। इनके चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों की सहायता से D2sp3 एवं sp3d² संकरण ज्ञात किया जा सकता है। एक हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। धातु परमाणु आयन 26 के Fe3+ आयन में बाह्य इलेक्ट्रॉन 3d5 है तथा सभी अयुग्मित हैं। प्रयत्न लिगैंड Cn- इनका यथासंभव युग्मन कर देता है, जिससे केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है। इस प्रक्रिया के बाद 3D कक्षकों में 2 कक्षक संकरण हेतु उपलब्ध हो जाते हैं और संकरण D2sp3 संभव हो जाता है। यहाँ n-1 D कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह आंतरिक कक्षक संकुल या यौगिक कहलाता है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। 2 हेक्साफ्लुओरोफेरेट थर्ड आयन। इस उपसंयोजक आयन में 5 आयन दुर्बल लिगैंड है। इसके प्रभाव से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। संकरण हेतु 3D कक्षक उपलब्ध नहीं होते। स्थिति के अनुसार अब 4D कक्षकों का उपयोग होकर sp3d² संकरण होता है। यहाँ nd कक्षक बाह्य d कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह बाह्य कक्षक संकुल कहलाता है। यह साइनो यौगिक की अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 3 त्रिविम रसायन में उपयोग। यूजेस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। धातु संकुलों की त्रिविम रसायन का ज्ञान चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों से की जा सकती है। उदाहरण के लिए Ni2+ आयन धातु आयन 2 तरह के संकुल बनाता है। टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकंड आयन। इसका चुंबकीय आघूर्ण 2.8 bm होता है, अतः यह सम चतुष्फलकीय sp3 होगा। 2 टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकंड आयन। इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, अतः यह वर्गाकार समतलीय होगा। 1 टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकंड आयन। धातु परमाणु निकिल 28 के निकिल 2+ आयन में बाह्य इलेक्ट्रॉन 3d8 हैं। इनमें 3 कक्षकों में युग्मित तथा 2 कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दुर्बल लिगैंड Cl- इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता। आयन टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकंड आयन का चुंबकीय आघूर्ण इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की पुष्टि करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकंड आयन अनुचुंबकीय होता है। उपसंयोजक संख्या 4 के लिए उपलब्ध कक्षकों में sp3 संकरण ही संभव है, अतः ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है।
Hey, y'all, come look at this. दो टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। इस यौगिक में लिगैंड Cn- प्रबल लिगैंड है। इसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर एक डी कक्षक रिक्त हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण से कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने की पुष्टि भी होती है। इससे यौगिक या आयन प्रतिचुंबकीय होता है। उपसंयोजन संख्या 4 होने के लिए उपलब्ध कक्षकों में DsP² संकरण ही संभव है, अतः ज्यामितीय वर्ग समतलीय होती है। जनता माफ नहीं करेगी। 4 विषम इलेक्ट्रॉन अणु की जानकारी। नॉलेज ऑफ हेटेरो इलेक्ट्रॉन एटम। कोई पदार्थ अनुचुंबकीय तब होता है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। NO, NO2 तथा ClO2 सभी अनुचुंबकीय अणु हैं, अतः इन सभी में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वह चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से हेक्सासाइनोफेरेट फोर्थ में sp3d² या d²sp3 संकरण। लिगैंड की संख्या 6 में से ऑक्सीकरण संख्या घटाने पर केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक +2 हो जाती है, क्योंकि संकरण के लिए धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आवश्यक होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा लिगैंड Cn प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए यह डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा तथा एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को देता है तो 6 लिगैंड 12 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को देगा। इसलिए संकुल आयन हेक्सासाइनोफेरेट फोर्थ में d²sp3 संकरण होगा। ये चुप है। अरे मात समझंगा